कहानी की शुरुआत एक जेल के शॉट से होती है जिसका नाम शॉशैंक रिडेम्पशन है। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ हजारों कैदी बंद हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस जेल से भाग नहीं पाया क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बेहद सख्त है। इस जेल में कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है, लेकिन फिर भी किसी ने भागने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यहाँ से फरार होने की सजा सिर्फ मौत है। सीन कट होता है और हम कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। वहाँ एंडी नाम का एक आदमी खड़ा है जो अमेरिका के एक बड़े बैंक का बैंकर है। जज उसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के इल्जाम में आजाद उम्र कैद की सजा सुनाता है। एंडी कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किए, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं होता। इस वजह से कोर्ट उसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल शॉशैंक रिडेम्पशन भेजने का फैसला करता है। एंडी के साथ कई और कैदियों को भी जेल के अंदर लाया जाता है। अंदर मौजूद पुराने कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात नए कैदियों में सबसे पहले कौन रोएगा। इस शर्त के लिए वे सिगरेट की एक डिब्बी लगाते हैं। वे लाइन में खड़े नए कैदियों को एक एक करके चुनते हैं। वहीं रेड नाम का कैदी एंडी पर दांव लगाता है क्योंकि उसे एंडी बहुत मासूम, अमीर घर का और बिना तकलीफ झेलने वाला लगता है। उसे यकीन होता है कि आज रात सबसे पहले एंडी ही रोएगा। सभी कैदियों को उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। रात होते ही पुराने कैदी नए कैदियों को डराने के लिए चिल्लाने लगते हैं। इसी दौरान एक नया कैदी डरकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि वह घर जाना चाहता है। गार्ड उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो उसे सेल से बाहर निकाल कर इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। रेड अपना दांव हार जाता है क्योंकि एंडी ने एक आवाज तक नहीं निकाली थी। रेड समझ जाता है कि एंडी अंदर से काफी मजबूत इंसान है। अगले दिन वह अपने साथी को सिगरेट का डिब्बा देकर हार मान लेता है। अगली सुबह एंडी अकेले चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है, जिसने यहाँ लगभग 50 साल बिता दिए हैं। एंडी बहुत समझदारी से ब्रुक्स से जेल के नियम, यहाँ की दिनचर्या और कैदियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्रुक्स उसे जेल के कई सीक्रेट्स बता देता है और कहता है अगर तुम्हें बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड के पास जाना। एंडी तुरंत रेड के पास पहुँचता है और कहता है कि सुना है वह जेल के अंदर किसी भी चीज की व्यवस्था कर देता है। रेड कहता है कि हाँ, लेकिन ऐसी चीज नहीं जो भागने या किसी को मारने में काम आए। एंडी कहता है कि उसे एक हथौड़ा, रॉक हैमर चाहिए। रेड चौंक कर पूछता है हथौड़े का क्या करोगे? किसी को मारने का इरादा है? एंडी शांत होकर कहता है नहीं, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। रेड जवाब देता है अभी नहीं, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। रेड कुछ दूर बैठे बदमाश कैदियों की ओर इशारा करके उसे सावधान करता है। अगले दिन रेड एंडी के लिए हथौड़ा मंगवा देता है। हथौड़ा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि रेड मन ही मन हंस पड़ता है कि इसे इस्तेमाल कर सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। रेड ब्रुक्स के जरिए हथौड़ा एंडी के सेल तक भिजवा देता है। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन लॉन्ड्री में काम करते हुए वही 3 कैदी जिनकी एंडी पर बुरी नजर थी उसे पकड़ लेते हैं। एंडी पूरी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन वह तीनों के सामने अकेला पड़ जाता है। वे लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं और फिर उसके साथ गलत हरकत करते हैं। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहता है। जब भी मौका मिलता वे लोग एंडी पर हमला करते और उसे घायल छोड़ देते। 2 साल बाद अनाउंसमेंट होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। रेड और एंडी समेत कई कैदी उस काम के लिए चुने जाते हैं। उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सख्त स्वभाव वाले गार्ड हेडली की होती है। हेडली बहुत क्रूर है और जरा सी गलती पर कैदियों को बेरहमी से पीटता है। छत पर काम करते हुए हेडली अपने साथियों से बताता है कि उसके भाई की मौत हो गई है। उसके भाई के अकाउंट में पड़े $100 अब उसे मिलेंगे, लेकिन परेशानी ये है कि अगर वह यह रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो सरकार पूरा पैसा टैक्स में ले लेगी। एंडी ये सब बातें सुन लेता है। बैंकिंग में माहिर होने की वजह से उसे पता होता है कि इस पैसे को कैसे बिना टैक्स दिए अपने पास रखा जा सकता है। एंडी बिना सोचे हेडली के पास जाता है और पूछता है क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं? ये सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है। हेडली गुस्से में एंडी को कॉलर से पकड़कर छत के किनारे ले जाता है जैसे उसे नीचे फेंक देगा, लेकिन ठीक उससे पहले एंडी शांत आवाज में कहता है अगर आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं कि वह आपको धोखा नहीं देगी तो आप अपने भाई के पैसे सीधे अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंडी आगे बताता है कि सरकार का एक नियम है, कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी पूरी जिंदगी में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पर एक भी टैक्स नहीं लगता। फिर एंडी कहता है अगर आप कोई वकील रखेंगे तो वो आपसे भारी फीस लेगा, लेकिन मैं ये काम आपके लिए मुफ्त में कर सकता हूँ। हेडली पूछता है तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराते हुए जवाब देता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तुम्हारा काम हो जाए मेरे सभी दोस्तों को ठंडी बियर पिला देना। अगले दिन सारे कैदी छत पर बैठकर ठंडी बियर का मजा ले रहे होते हैं। ये एंडी की वजह से मुमकिन हुआ था, लेकिन खुद एंडी बियर नहीं पीता। वह बस एक किनारे बैठकर अपने साथियों को खुश होते हुए देखकर संतुष्ट होता। इसी आदमी ने एंडी को इतना मारा कि वह 1 महीने अस्पताल में रहा। हेडली गुस्से में उस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। 1 महीने बाद एंडी वापस अपने सेल में लौटता है। वह देखता है कि उसके सेल में लगा हुआ रीटा हेवर्थ का बड़ा पोस्टर रेड की तरफ से एक वेलकम गिफ्ट था। फिर समय गुजरता है। एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एंडी के सेल में आता है और पूरी तलाशी करवाता है। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वार्डन की नजर पोस्टर पर जाती है। वह कहता है आमतौर पर मैं यहाँ पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम इसे रख सकते हो। असल में तलाशी तो सिर्फ एक बहाना थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने वार्डन को बताया था
कि एंडी ने कैसे उसका टैक्स बचाया था। इसलिए वार्डन भी अपने फायदे के लिए एंडी से संपर्क करना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल थी। वार्डन उस बाइबल को ले लेता है और निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आता है और बाइबल एंडी को लौटाते हुए कहता है, मुक्ति इसी के अंदर है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम जैसे समझदार आदमी को जेल में बेकार नहीं रहना चाहिए। फिर वह एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही बूढ़ा आदमी था, ब्रुक्स, जो सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा था। इसी दौरान वह ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने टैक्स बचाया था, एक और ऑफिसर को एंडी के पास लेकर आता है। उसके टैक्स का मसला एंडी कुछ ही मिनटों में हल कर देता है। धीरे धीरे एंडी की अकाउंटिंग स्किल्स के चर्चे पूरे जेल में फैल जाते हैं। काम बढ़ने लगता है, इसलिए एंडी को एक असिस्टेंट चाहिए होता है और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को चुनता है। एक दिन लाइब्रेरी में अचानक ब्रुक्स एक कैदी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे मारने की धमकी देता है। असल में उसकी सजा माफ हो गई थी और वह जेल से रिहा होने वाला था, लेकिन वह बाहर की दुनिया से डरता है। 50 साल से वह इसी जेल में था। बाहर की दुनिया कैसी है वह भूल चुका था। उसकी असली दुनिया अब यही जेल थी। उसे लगता है कि अगर वह किसी का खून करेगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और वह जेल में रह सकेगा। एंडी के समझाने पर वह कैदी को छोड़ देता है। रिहाई के बाद ब्रुक्स बाहर की तेज दुनिया में बिल्कुल नहीं ढल पाता। जहाँ पहले सड़क पर एक गाड़ी दिखती थी, अब गाड़ियों की लाइनें थी। कुछ दिन बाद उसे एक सुपरमार्केट में नौकरी मिलती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। उसे जेल की जिंदगी याद आती रहती है। वह बार बार सोचता है कि कोई जुर्म कर दूं ताकि वापस जेल जा सकूं, लेकिन उम्र की वजह से वह कुछ कर नहीं पाता। आखिर में इस तेज रफ्तार दुनिया में अकेलापन सहन न कर पाने के कारण ब्रुक्स अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वह जेल के अपने साथियों के लिए एक खत लिखता है। उस खत को पढ़कर सभी कैदी बहुत भावुक हो जाते हैं। इसी बीच जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। जेल के वार्डन ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर अलग अलग जगहों पर काम करवाया जाता है। इससे कैदियों को यह सिखाया जाता है कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है। कैदी खुशी खुशी यह काम मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें जेल की दीवारों से बाहर खुली हवा में जाने का मौका मिलता है। इस प्रोजेक्ट के बहाने वार्डन को कई बड़े सरकारी और निजी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। वजह यह थी कि जेल की लेबर बहुत सस्ती होती है। इसके चलते बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन टीमों को काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि वार्डन वही काम आधी कीमत में अपने कैदियों से करवा देता है। वार्डन कैदियों को दिहाड़ी नहीं देता था, इसलिए उसके लिए यह पूरा प्रॉफिट था। वह मुफ्त में कैदियों से भारी भरकम काम करवाकर ढेर सारा पैसा कमाने लगता है और यह सारा पैसा ब्लैक मनी होता है। लेकिन एंडी, जो एक होशियार बैंकर था, वार्डन की इस ब्लैक मनी को कानून के हिसाब से पूरी तरह फाइट बना देता है। एंडी एक नकली व्यक्ति की पहचान बनाता है, एक ऐसा आदमी जो इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखता। वार्डन के सभी पैसे उसी नकली व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर कभी पुलिस जांच भी करे तो पुलिस एक ऐसे इंसान को ढूंढेगी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसी दौरान जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। टॉमी बहुत यंग था और कम उम्र में ही कई जेलों का चक्कर लगा चुका था। उसका स्वभाव बहुत दोस्ताना था, इसलिए जल्दी ही उसकी जेल में कई कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर टॉमी सबको बताता है, मैं कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए कई जेलें देख चुका हूँ। इस बार भी चोरी की वजह से ही यहाँ आया हूँ। टॉमी की बात सुनकर एंडी उसे सलाह देता है, अगर तुम हर बार चोरी के बाद पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब है कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें चोरी छोड़ देनी चाहिए। एंडी की बात टॉमी के दिल को छू जाती है। वह रेड से एंडी के बारे में और जानकारियाँ पूछने लगता है। रेड उसे बताता है, एंडी बहुत इंटेलिजेंट और सभ्य इंसान है। वह पहले एक बड़ा बैंकर था, लेकिन उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का इल्जाम लगा, इसलिए उसे उम्र कैद हुई। यह सुनते ही टॉमी अचानक सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई। थोड़ी देर बाद टॉमी एंडी और रेड दोनों को बुलाता है। टॉमी कहता है, करीब 4 साल पहले मैं एक दूसरी जेल में था। वहाँ एक कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वह चोरी करने एक घर में घुसा था। चोरी के दौरान घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने उस आदमी और एक औरत दोनों को मार डाला। फिर टॉमी आगे कहता है, बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि प्रेमी थे, और वह औरत एक मशहूर बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब उसी केस की खबर अखबार में छपी तो पुलिस ने शक के आधार पर उस बैंकर यानी एंडी को गिरफ्तार किया। यह सुनकर पहली बार पूरी सच्चाई सामने आती है। एंडी इन हत्याओं का असली गुनहगार कभी था ही नहीं, वह पूरी तरह बेगुनाह था। ये सब जानकर एंडी दौड़कर वार्डन के पास जाता है और पूरी बात बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उस पर विश्वास नहीं करता। वजह साफ थी, एंडी वही आदमी था जो वार्डन की पूरी ब्लैक मनी को वाइट करता था। अगर एंडी आजाद हो गया तो वार्डन का पैसा रुक जाएगा और उसके सारे गंदे राज फाश हो सकते थे। इसलिए वार्डन कहता है, ये सब झूठी कहानी है, ऐसी कहानियां तो रोज सुनता हूँ। एंडी वादा करता है, अगर मैं बाहर चला भी गया तो भी तुम्हारा राज नहीं खोलूंगा। लेकिन वार्डन एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। यह देखकर एंडी फट पड़ता है, मैंने इस आदमी की इतनी मदद की और आज मेरी बेगुनाही जानकर भी मुझे जेल में सड़ने दे रहा है। गुस्से में आकर एंडी वार्डन पर चिल्ला देता है। वार्डन तुरंत उसे 1 महीने की सजा देकर काल कोठरी में फेंक देता है। वार्डन फिर सीधे टॉमी के पास जाता है। वह
टॉमी से पूछता है, क्या तुमने एंडी को जो बताया वह सब सच है? टॉमी बोलता है, हाँ बिल्कुल सच है। वार्डन पूछता है, अगर कोर्ट बुलाए तो गवाही दोगे? टॉमी कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही वार्डन ऊपर खड़े गार्ड को इशारा करता है। गार्ड मौके पर ही टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। उसके बाद वार्डन एंडी के पास जाकर झूठ बोलता है। टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी सच समझ जाता है। वह जान जाता है कि टॉमी को इसलिए मार दिया गया ताकि उसका सच कभी बाहर न जा सके। एंडी मन ही मन कहता है, वार्डन बहुत ही घटिया इंसान है। एंडी साफ बोल देता है, आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। वार्डन जवाब देता है, मेरा काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना ये जेल मैं तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते वक्त वह सिक्योरिटी गार्ड को कहता है, इसे एक और महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी में 2 महीने। काल कोठरी बेहद डरावनी जगह थी। पूरा अंधेरा, न रोशनी, न आवाज, न इंसान। एक छोटा सा कमरा जिसमें कैदी का दिमाग तक सुन्न हो जाता है। एंडी पहले ही 1 महीना काट चुका था, अब उसे एक और महीना उसी अंधेरे में बिताना था। जेल में खबर फैल जाती है कि एंडी उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं था। सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। पूरे 2 महीने बाद जब एंडी काल कोठरी से बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी पूछता है, रेड क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड दुख भरी आवाज में कहता है, हाँ लेकिन शायद तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। एंडी फिर कहता है, मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। वहाँ समुद्र किनारे एक बेहद खूबसूरत जगह है। कहते हैं कि इंसान खुद को वहाँ खो देता है। मैं वहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। एंडी कहता है, मेक्सिको में समुद्र किनारे में अपनी नाव की रिपेयर करूंगा और वहाँ मुझे एक चालाक आदमी की जरूरत होगी जो मेरे लिए बाहर से सामान मंगवाए। असल में एंडी रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड गंभीर होकर कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, यह इंसान को पागल तक कर सकती है। तुम्हें सच की दुनिया में लौटना होगा। मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। यह कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है, वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम जरूर करोगे। रेड जवाब देता है, हाँ मैं जरूर करूंगा। एंडी उसे एक एड्रेस देता है और कहता है, जब भी तुम यहाँ से छूट जाओ उस जगह जाना जहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है। यही पेड़ है जहाँ मैंने अपनी पत्नी को प्रपोज किया था। उस पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा। उस पत्थर के नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है। जब तुम रिहा हो जाओ वहाँ जाकर उस बॉक्स को देखना और जानना कि उसमें क्या है। इतना कहकर एंडी वहाँ से चला जाता है और सीधे वार्डन के पास पहुँचता है। एंडी वार्डन का काम पूरा करता है। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स वह एक खास तिजोरी में सुरक्षित रख देता है। डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित होने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है। वह कहता है, मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूते शीशे की तरह चमका देना। काम पूरा होने के बाद एंडी वापस अपने सेल में लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ रेड उस रात बेहद परेशान रहता है। उसे डर था कि एंडी कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा दे। जैसे ही रात गुजरती है और सुबह होती है, सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं। सारे कैदी बाहर आते हैं, लेकिन एंडी का सेल खाली रहता है। ये पिछले 20 सालों में पहली बार था जब कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। रेड की नजर तुरंत एंडी के सेल की ओर जाती है। उसका डर बढ़ता है, कहीं एंडी ने खुद को तो नहीं मार लिया। तभी एक गार्ड गुस्से में एंडी के सेल की तरफ बढ़ता है। सेल में पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सेल खाली था और एंडी फरार हो चुका था। वार्डन अपने जूते निकालता है, लेकिन बॉक्स में उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। किसी कैदी की भागने की चेतावनी। वार्डन दौड़ते हुए एंडी के सेल में जाता है और देखता है एंडी वहाँ नहीं है। वह गार्ड को रेड को बुलाने का आदेश देता है, क्योंकि रेड हमेशा एंडी के पास रहता था। रेड को बुलाया जाता है। वार्डन गुस्से में पूछता है, ये एंडी कहाँ है? रेड बस कहता है, मुझे क्या पता। गुस्से में वार्डन चिल्लाता है, क्या यह कोई भूत था जो रातों रात गायब हो गया? वार्डन वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और गार्ड्स ऑफ रेड पर फेंकने लगता है। एक पत्थर पोस्टर पर भी लगता है, लेकिन टकराकर पोस्टर के आर पार चला जाता है। वार्डन के हाथ अंदर डालते ही वह देखता है एंडी ने दीवार में एक विशाल सुरंग बना रखी थी। सब हैरान हैं, क्योंकि यह दीवार बेहद मजबूत थी। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना नामुमकिन था, लेकिन एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और फरार हो गया। गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ उन्हें मिलते हैं एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी जो 20 साल पहले रेड ने भेजी थी। यही हथौड़ी थी जिससे एंडी ने अपनी सेल की दीवार में 20 साल तक सुरंग बनाई। एंडी ने इतनी सूक्ष्मता से काम किया कि किसी को पता भी नहीं चला। दीवार से निकली मिट्टी वह अपनी जेब में रखकर बाहर ग्राउंड में बिखेर देता था। अंत में जब एंडी ने वार्डन के लिए काम पूरा किया, उसने सारे काले पैसे के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे। वह बाइबल जो वार्डन की नजरों के सामने उसकी तिजोरी में रखी थी, चालाकी से डॉक्यूमेंट्स की जगह रखी गई। एंडी ने वार्डन के कपड़े पहने, फिर अपने पुराने कपड़े और जूते पहनकर निकलता है। रात को जैसे ही लाइट्स बंद होती हैं, एंडी अपनी सेल की सुरंग से बाहर निकलता है। वह गटर का पतला पाइप तोड़ता है और रेंगते हुए जेल से बाहर निकल जाता है, जिस जेल से आज तक कोई फरार नहीं हुआ था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में पहुंचता है जहां वार्डन का सारा ब्लैक पैसा रखा होता था। यह पैसा एक ऐसे व्यक्ति के नाम था जो इस दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं था। एंडी के पास उस अकाउंट के सभी डॉक्यूमेंट्स
स्टैम्प्स और सिग्नेचर थे, इसलिए वह सारे पैसे बिना किसी मुश्किल के निकाल लेता है। एंडी न केवल आजाद हुआ बल्कि अमीर भी बन गया। हमें पता चलता है कि एंडी जेल में एंटर होते ही 20 साल पहले से इस पल की योजना बना रहा था। वार्डन ने एंडी के साथ जेल में बुरा सलूक किया और टॉमी को मार भी दिया। इसीलिए एंडी अब वार्डन के काले पैसे के सबूत मीडिया को देता है। अगली सुबह खबरें न्यूज़पेपर में छप जाती हैं। वार्डन जब अपनी तिजोरी खोलता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पन्नों को पलटते ही वार्डन पढ़ता है, तुमने सही कहा, मुक्ति इसी में है। जैसे ही वह अगले पन्ने पर आता है उसे हथौड़ी का निशान दिखाई देता है। दरअसल एंडी ने बाइबल के पन्नों को हथौड़ी की शेप में काटकर एक सांचा बनाया था और उसी में अपनी हथौड़ी छिपाई रहती थी। आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में गया था, हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। ये देखकर वार्डन को एक बड़ा झटका लगता है। इसी बीच एंडी ने वार्डन के काले पैसों की खबर पूरे शहर में फैला दी थी। पुलिस और रिपोर्टर्स जेल के बाहर वार्डन को पकड़ने आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है। सरकार उसे एक नौकरी भी दिलाती है, लेकिन रेड का दिल बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं लगता। उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। वह उसी कमरे में रहता है जहाँ पहले ब्रुक्स रहा करता था और कुछ पल के लिए सोचता है कि वह फिर से जेल लौट जाना चाहता है। तभी उसे याद आता है उसने एंडी से वादा किया था। रेड गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचता है जहां एंडी ने उसे जेल में बताया था। बड़ा घास का मैदान, विशाल पेड़ और पत्थरों की दीवार पर एक काला पत्थर होता है। रेड जब उसे उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में कुछ पैसे और एक लेटर होता है। लेटर एंडी का था। एंडी लिखता है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जिस जगह के बारे में मैंने जेल में बताया था। याद रखो, उम्मीद अच्छी चीज होती है। रेड उस जगह पहुंचता है। समुद्र किनारे वह देखता है एंडी अपनी नाव में बैठा अपनी नाव की मरम्मत कर रहा है। ये वही जगह और सपना था जो एंडी ने जेल में रेड से साझा किया था। रेड पहले कह चुका था, उम्मीद बहुत खतरनाक होती है, लेकिन अब वह समझ गया कि उम्मीद कभी हार नहीं मानती। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ यह कहानी सफलता, दोस्ती और आजादी की यादगार अंत के साथ खत्म हो जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।